वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अमृतसर सेंटर, सबसे पहले तो अमृतसर सेंटर, आपका मैसेज आज सबसे पहले आया है और अमृतसर हमारा हमेशा फेवरेट रहा है। इसके अलावा नितिन बंसल, आकाश, आनंद, मोहित, रवि, सोहम, भाई आप सब मैं जिनके नाम पढ़ रहा हूँ ये सब बच्चे वो हैं जो हमारे सिस्टम में हैं। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। पलक, कृष्णा, स्पर्श, आर्य। आर्य हैदराबाद से हैं, बहुत दूर से। तो आई होप आर्य आप मेरी हिंदी भी समझ लेंगे। एक बच्चे का नाम है आज, AAJ, तो आई बिलीव उनका शायद जूम पे नाम उन्होंने आज रखा हुआ है। प्रकाश, पलक है छत्तीसगढ़ से, बहुत दूर से है पलक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सब एक छोटे से इन्वायरमेंट में आ गए, जूम के अंदर है, हम दूर दूर बैठे लेकिन एक क्लासरूम में आ गए, अलग अलग जगह से बैठे हुए। हरमनजीत सिंह, साम्या अग्रवाल फ्रॉम झारखंड। और आर्य कह रहे हैं कि सर मैं वैसे गुजरात से हूं लेकिन मैं हैदराबाद में आजकल रहता हूं। देवांश जो है वो आगरा से हैं। देवांश, मैं वैसे आगरा आ भी रहा हूं बहुत जल्द आपको मिलने के लिए। इसके अलावा मानसा से हैं हरमनजीत सिंह। अभिज्ञान आदर्श हैं फ्रॉम बिहार, ठीक है, तो आप बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और दिल्ली से है हमारे पास मोहित भी हैं और सोहन भी हैं। तो क्या आप सब, काशी, कृष्णा भी हैं बिजनौर से, नितिन है फरीदाबाद से, और एक स्टूडेंट और हैं प्रकाश, उन्होंने कहा हम बिहार से ही हैं। स्पर्श कह रहे हैं हम आपको मिलने के लिए आएंगे हाथरस में, हाथरस से हैं हम लोग। ओके, हर्षमान श्रेष्ठ जो हैं वो दिल्ली से हैं। भूमि जो है वो मथुरा से हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं असल में क्या है, ये जो पढ़ रहा हूं ये सारी की सारी चैट कौन सी जो हमारे सिस्टम पे है, तो अभी बहुत सारे बच्चों को शायद थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो हो सकता है अभी वो क्लास को रिकॉर्डेड अटेंड करें। उद्धव जो है वो दिल्ली से हैं। सौम्यदीप मित्रा जो है वो कोलकाता से हैं। नवीन जो है वो मुंबई से हैं। और भूमि जो है मैंने आपको बताया शायद पहले मथुरा से भी है। मौसम जो है वो दिल्ली से है, दिल्ली का मौसम भी अच्छा ही है वैसे। उद्धव जो है, उद्धव वो भी दिल्ली से हैं। और अनन्या भी है हमारे साथ। तो क्या आप सब कुशल मंगल हैं? आकाश कोलकाता से हैं, क्या आप सब कुशल मंगल हैं? मयंक, मयंक आनंद फ्रॉम पटना, आपने अभी अभी एक योग्यता हासिल की है, CA फाउंडेशन के जो रिजल्ट्स आए, तो आपने उसके अंदर अपने आप को उत्तीर्ण, अपने आप को पास करवा लिया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जानते हो, इसके साथ ही एक चीज आपको पता नहीं चली आपकी लाइफ में और हो गई। जब आपने फाउंडेशन पास कर लिया तो मैं आपको ज्योतिष बन के बता सकता हूं कि तुम्हारे अगले 25-30 साल या इवन 35 साल जिसके इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं। मैंने ज्योतिष विज्ञान नहीं पढ़ा हुआ लेकिन फिर भी इतना बता सकता हूं कि तुम्हारे जीवन के अगले 25-30 साल अकाउंटेंसी, चार्टेड अकाउंटेंसी, उसकी ऑडिटिंग, इनके इस इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। कभी कई बार ऐसा होता है ना, किसी से मिलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि इससे हमारा रिश्ता कितना गहरा हो जाएगा। तो मैं ये बस अपने में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में जिस चीज में आप आगे बढ़ गए हैं, उस रिजल्ट के आने के बाद अब आपके पास 2 लेवल रह गए, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो बहुत जल्द आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी कि आपके जीवन में चार्टेड अकाउंटेंसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अभी आपने उसे महज एग्जाम के रूप में देखा है। अभी आपका सिर्फ ध्यान ये रहा है, हाँ एग्जाम दिया हमने, पास हो गए हैं, दैट्स इट। घर वालों ने बधाई दी, अच्छा लगा, पढ़कर अच्छा लग रहा है, आगे और पढ़ेंगे, लेकिन पता कुछ नहीं है। सब कह रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हम कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने उस व्यक्ति से मिल लिए, उस प्रोफेशन से मिल लिए जो आपके साथ 25-30 साल 35 साल चलने वाला है। तो मैं तो कई बार इमोशनल सा हो जाता हूं इन बातों को सोचकर कि अच्छा, हमें किसी ने बताया होता जब हमने अकाउंटेंसी पढ़नी स्टार्ट की थी कि तुम्हारा इसके साथ इतना प्रेम रहेगा, इतना लगाव रहेगा कि अकाउंट्स ही अकाउंट्स दिखाई देगा, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पेपर जो है वो अकाउंटेंसी है, क्योंकि अकाउंटेंसी ही
समझने के बाद इसका ऑडिट किया जा सकता है। अकाउंटेंसी समझने के बाद ही लॉ, क्योंकि लॉ में आप कोई चीज करते हैं तो ट्रांजैक्शन तो हमको यहां पता चलती है ना, ट्रांजैक्शन यहां ट्रीट होती है, तो लॉ उस पर क्या कहता है, उसी ट्रांजैक्शन का ऑडिट क्या कहता है और उसी ट्रांजैक्शन का टैक्स क्या कहता है। सारे महत्वपूर्ण काम इसी की रीढ़ की हड्डी से बने हुए हैं। आज एक प्रण ले लेना, अकाउंटेंसी में कोई भी समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल फंडामेंटल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और टेस्ट देने हैं कि जिसके साथ आपका नाता बनने वाला है 30-35 साल के लिए, उसके अंदर आपको ये निवेश, ये इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि फाउंडेशन जो है, ठीक है, हो गई, अब से अकाउंटेंसी कुछ अलग ढर्रे पे चलेगी। अब आपको अकाउंट्स किसी और प्रकार से पढ़ाया जाएगा, किसी और प्रकार से आप पढ़ेंगे, और ऐसे ही फिर जो अभी इंटर में पढ़ेंगे उसी प्रकार से आप सीए फाइनल में, यहां अभी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मुख्य रूप में पढ़ेंगे, सीए फाइनल में आप इंड एएस की फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर तो इंटर वाले क्या अमेरिका के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? नहीं नहीं, अब दोनों ही इंडियन हैं, लेकिन एक के साथ हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं और एक के साथ हम खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो इंटर में जो आप पढ़ोगे केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, वो हमारे देश के द्वारा डेवलप्ड हैं, देशी हैं। समझ में आ गई? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? देशी है, बढ़िया नहीं है। चिंता ना करें, कहीं आप सोचें कि देशी घी बढ़िया होता है तो शायद ये भी बढ़िया है, बढ़िया नहीं है, अभी बहुत कमियां है इनके अंदर, बट फिर भी ये देशी माल है। और इसके अलावा सीए फाइनल में जब आप पढ़ेंगे तो आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जो कि विदेशों के स्टैंडर्ड को हमने अपने स्वरूप में बदल करके सीए फाइनल में डाल दिया। और जब आप इतना पढ़ लेंगे इंटरमीडिएट का और फाइनल का, तो बस हो गई चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यही है, क्योंकि इसी का आप ऑडिट करते रहोगे, इसी का आप टैक्स निकालते रहोगे, इसी का आप लॉ पढ़ते रहोगे, इसी के इर्द गिर्द चलता रहेगा। बात समझ में होती है? इसका मतलब हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया कि हमारा मुख्य पेपर है ये, और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की है। धीरे 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 आपने चलना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ओके तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि हाँ जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है, आराम से करना, लेकिन बढ़िया से। जो होमवर्क दे जरूर जरूर करना है। ओके तो अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि होली आ रही है, तो हम आपके साथ धीरे धीरे चलेंगे, फिर पेस बढ़ाते चले जाएंगे। सर आप कितने घंटे हमें पढ़ाएंगे? मैं आपको टोटल 390 आवर्स, 390 घंटे पढ़ाऊंगा। अब मुझे फटाफट से बताओ, 390 घंटे डिवाइडेड बाय 3.5 घंटे। एक नॉर्मल सेशन 3.5 घंटे का होता है। हालांकि मैं कभी 1 घंटा पढ़ाता हूं, कभी 2 घंटा पढ़ाता हूं, कभी 3 घंटा पढ़ाता हूं, कभी 3.5 घंटे पढ़ाता हूं। फिर भी 390 को अगर डिवाइड कर दें 3.5 आवर्स से, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 111 या 110 के आसपास सेशंस लगेंगे। और इतना जरूरी है क्योंकि इससे आप अगर छोटा करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं, 4 चैप्टर भी हैं। बायबैक का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ब्रांच का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 पढ़ना पड़ेगा जिसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा जिसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इसका मतलब बड़ा सारा कोर्स ऐसा है, मैं जिसे कहूं इंपॉर्टेंट कोर्स है, जिसका एएस नहीं वो भी पढ़ना है, और बाकी आपने लगभग 27 स्टैंडर्ड भी पढ़ने हैं, 27। तो इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक स्टैंडर्ड पर भी मैं 3-3 क्लासें भी एवरेज लगाऊं, तो क्या लगभग 90 क्लासेस तो इसी पे हो जाती हैं, और बाकी के 4 चैप्टर और लगाएं, इसका मतलब आपको लगभग 112 क्लासेस लगेंगी। या आप नंबर ऑफ सेशन को छोड़ो, हमने कई बार ना सेशन को काट रखा है बीच में से, ताकि हमको लगता है बच्चों को प्रॉब्लम ना रहे। तो आपको टोटल 390 आवर्स लगाने हैं। हर चैप्टर का टेस्ट होगा, हर चैप्टर का टेस्ट होगा।
और वो टेस्ट आपके एलएमएस पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सारे टेस्ट होंगे, आपने वो टेस्ट करने हैं और सबमिट करने हैं, वहीं पर ही फोटो खींचेंगे और हमारे सिस्टम में अपलोड कर देंगे। हमारी टीम तकरीबन 10 दिन में चेक करके आपको लौटा देगी उसको। आपने एमसीक्यू और केस स्टडी के टेस्ट भी करने हैं, वो एलएमएस पर ही चेक हो जाएंगे। आप हाथ क्या टेस्ट देंगे, हो जाएगा। सर ये एलएमएस क्या होता है? एलएमएस की फुल फॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमने आपके सारे लर्निंग के रिसोर्सेज डाल रखे हैं। मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में एक बार उसका टूर करा दूंगा कि एलएमएस क्या होता है। आज तो मैंने बताया है, तो बहुत सारे बच्चे अपना लॉगिन वगैरह कर लेंगे एक बार, तो लॉगिन करके रखिएगा। मंडे को मैं आपको क्या करा दूंगा, उसका टूर कराऊंगा कि हमारे एलएमएस में क्या क्या है, किस किस जगह से आपने क्या क्या चीज देखनी है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कुछ पता नहीं, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और उसी के अंदर ही एलएमएस में आपके पास वीडियो क्लासेस का बैकअप भी मिलता रहेगा। यानी जो भी क्लासेस हमारे पास होंगी, हमारी क्लासेस का टाइम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है, लेकिन मैं इसका टाइम थोड़े दिन बाद क्या कर दूंगा, 2 बजे कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, आर्य कह रहे हैं क्या मैं टेस्ट अपने कन्वीनियंट टाइम पर दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, जैसे जैसे आपका तैयारी होती जाएगी आप टेस्ट देते जाएंगे, लेकिन देने जरूर हैं आर्य। ठीक है, अभी आप कहोगे हाँ हाँ हम पक्का देंगे, पर मैं बताऊंगा क्या कारण है कि बच्चा टेस्ट नहीं देता। 2 कारण है जिस वजह से टेस्ट नहीं देता, वो बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। ठीक है, तो हम अपनी क्लास का टाइम बीच में क्या कर देंगे, हम बीच में क्लास का टाइम कर देंगे अपने पास एट 2 PM क्लास। अभी तो आपकी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चल रही है, लेकिन फिर ये क्लासेस कितने दिन हो जाएंगी, 6 डेज अ वीक हो जाएंगी। बस ये होली निकल जाए, 1-2 टाइम निकल जाए तो मार्च के अंदर आपको थोड़ा सा हम स्लो चलाएंगे। मार्च के बाद क्या हम आपके साथ फिर डेली क्लास होना शुरू हो जाएंगी? फटाफट से बताएं। द आंसर इज यस। हाँ, निश्चय कह रहे हैं कि आपकी क्लासेस जूम पर ही होंगी। ऑफ कोर्स जूम पर ही होंगी, और जूम पर ही आपको बेस्ट वीडियो क्वालिटी HD क्वालिटी मिलती है। ठीक है, हाँ, पलक 1:45 नहीं करेंगे। क्लास का टाइम 2-2:15 के आसपास ही होगा, 2 से 15 मिनट आगे ही रखेंगे, पहले नहीं करेंगे। ओके, ताकि अगर मान लो कुछ बच्चों की क्लासेस और भी हैं प्रोबेबली, तो 2 बजे तक वो क्लासेस होती हैं, तो मैं उसके बाद फिर लंच टाइम भी देके 15-20 मिनट का 2:15 के आसपास स्टार्ट कर दिया करूंगा। ओके हाँ, मौसम अगर मान लीजिए आपकी 2:15 तक क्लास है तो कोई बात नहीं, हम 2:30 बजे से स्टार्ट कर देंगे। ओके, वेरी गुड हर्ष। तो हम 2:30 बजे के आसपास कर देंगे, पर अभी तो 3 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा हमारी जो ये क्लासेस हैं, इसके अंदर मैं जो आपसे बातचीत करूंगा बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, जो हिंदी है और इंग्लिश है इसका मिक्स होगा। हम आंसर सारे इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन समझाएंगे आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स के अंदर। ओके, तो इसका मतलब थोड़ा सा आप में से कुछ बच्चों को अगर लैंग्वेज इशू हो तो हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया। हम आपके साथ जो ये अकाउंटेंसी पढ़ेंगे उसका एक टेम्पो बनाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिर थोड़े से कम इंपॉर्टेंट और फिर उससे भी कम इंपॉर्टेंट। क्या आपको मेरा ऑर्डर समझ में आ गया? यानी कि पहले मैं आपके साथ वो टॉपिक करूंगा जो सबसे अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हम टॉपिक कौन से करेंगे जो कम इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में और भी कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारी इनके पढ़ाने की पद्धति में कहीं बदलाव नहीं आएगा। हम घटिया से घटिया टॉपिक को भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ाएंगे जितनी शिद्दत से पढ़ाया जाना चाहिए, और आप भी उसी शिद्दत से करेंगे। फिर भी आमतौर पे आखिरी में बच्चा थोड़ा जल्दबाजी में होता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दबाजी में ना हो, इसलिए ये ऑर्डर हमने इस तरह से रखा हुआ है। ओके, और उससे आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हम टोटल कॉन्सेप्ट्स की प्रेफरेंस रखेंगे, इसका मतलब, और मैं ये मानता हूं कि आप अगर मेरे पास आए हैं तो ये सोच कर ही आए हैं कि हाँ, भले ही 2-4-5 क्लासें एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको कॉन्सेप्ट बचा सकते हैं। पेपर आपको मालूम ही है मुश्किल आ रहे हैं, तो एक बच्चे ने पूछा भी है, उन्होंने कहा सर क्या पेपर टफ आ रहे हैं आजकल, या अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स मुश्किल है? तो मैं आपसे कहता हूं कि पेपर टफ भी उनके लिए हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, और मुश्किल भी उनके लिए हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस बार रिजल्ट आया तो मेरे पास कुछ फोन आए, उनमें से एक ऐसे व्यक्ति का भी फोन आया जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, जिनका कोई सब्जेक्ट के साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं था, रोज रात को सिर्फ थोड़ी देर पढ़ लेते थे और कॉन्सेप्चुअली पढ़ते थे। उनका मुझे बाद में फोन आया, अगर मैं
जॉब करता हूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है प्रैक्टिस का, पर कॉन्सेप्चुअली सुन लिया था आप कह क्या रहे हैं, उससे भी पास हो गए वो। तो मैं आपसे कहता हूं आप ऐसे नहीं है, आपको रैंक लेकर आना है, आपको मेरिटोरियस बनना है, आपको प्लस 90 मार्क्स लाने हैं। कॉन्सेप्ट के साथ किसका तड़का लगाना पड़ेगा? प्रैक्टिस का। सर हमारी क्लासेस में जो क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे स्टडी मटेरियल के और पास्ट एग्जाम के, एमटीपी आरटीपी सब कुछ कवर्ड है। 3 किताबें मिलेंगी आपको अपने पास, इस तरह करके 3 किताबें मिलेंगी उसके अंदर सब कुछ प्रिंटेड है और उसके अंदर हैंड रिटन नोट्स भी प्रिंटेड है, सब कुछ प्रिंटेड है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। किताबें प्रोबेबली आप में से कुछ एक को मिल भी गई होंगी और हो सकता है कुछ एक को मिलने वाली हो, तो उसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो आप क्वेश्चन आंसर बुक में आंसर के बुक मिलेंगे, हमें क्या सफिशिएंट है? हाँ हरमनजीत, जो हम किताब देंगे ना, इसमें आपके पास एमटीपी आरटीपी सब का सब कवर्ड है, ओके, इसमें सब कवर्ड है। और अगर इंस्टीट्यूट ने कोई और भी कंटेंट डाल दिया तो उसका पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? उसका पीडीएफ एलएमएस पर मिलेगा। पीडीएफ बोल रहा हूं, प्रिंट नहीं बोल रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आती है? नूपुर चार्ट बुक्स हम कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि चार्ट का मतलब ही ये है रट्टा, ओके। चार्ट बुक का मतलब ही यहां से स्टार्ट होता है कि इसका और उसको रट लो कि ये चार्ट है। हम कहते हैं नहीं, और आपको मेरी क्लास में एक बार भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमें चार्ट बुक चाहिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको चार्ट बुक की आवश्यकता भी नहीं लगेगी, ठीक है। हम कुछ भी लर्न नहीं करेंगे, हम फील करेंगे और आपका अकाउंट्स दोस्त बन जाएगा। उद्धव कह रहे हैं कि नोटबुक कितनी लगेंगी? नोटबुक तो बेटा मैं आपको एक नोटबुक मिलेगी भी एक रजिस्टर हम आपको एक तो देंगे, जैसे ये रजिस्टर एक है ना, एक रजिस्टर हम आपको देंगे भी। ये तो मेरे पास एक रफ रजिस्टर है तो उस रजिस्टर के अंदर क्या है कि उसका जो साइज है, जो उस रजिस्टर का साइज है, वो साइज एग्जैक्टली वही है जो आपकी एग्जाम का है। और इसके अंदर जो शीट के अंदर जो प्रिंटेड है ना, आपकी एग्जाम की शीट भी बिल्कुल ऐसे ही प्रिंटेड होगी, बस यहां एल्डाइन नहीं लिखा होगा, ऐसी एक बारकोड लगा होगा, बिल्कुल यही कलर होगा और यही साइज होगा। तो आप ना इसमें अगर बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस करोगे या पीएनएल बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम की कॉपी में भी यही करना है। और आप उसी पेन से लिखोगे जिस पेन से आपने एग्जाम में तैयारी करनी है, तो आपका हैंडराइटिंग का फ्लो भी समझ में आ जाएगा। क्या होता है मैं आपको बड़ी पुरानी बात बताता हूं। अनूपुर हैंड रिटन नोट्स बेटा किताब के साथ ही प्रिंटेड है, यानी इसी के साथ, जैसे ये देखो दिखा दो, ये बुक के साथ ही प्रिंटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके बुक के अंदर ही प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने बुक भी डाल रखी है, इसी में क्वेश्चंस है और इसी के अंदर हमने उसको प्रिंट कर दिया ताकि आपको संभालने में दिक्कत ना हो, ओके। इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट। तो 3 किताबों में सिंप्लीफाइड तरीके से आपको दे दिया हमने। अच्छा गर्व कह रहे हैं क्या ये रेगुलर बैच की क्लास है? ऑफ कोर्स आज हमारी एक डेमो क्लास है, तो आज हमारी कोई रेगुलर क्लास नहीं है। रेगुलर क्लास हमारी मंडे से स्टार्ट होनी है, बट हम आज एक बार डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, और आपके कुछ पॉइंट्स होंगे, वो सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आर्य आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो ऑफ कोर्स बनाएं, लेकिन आपको कोई आवश्यकता नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी क्वेश्चंस करने हैं मेन। भाई नोट्स तो हमने लिख ही दिए, प्रैक्टिस जरूर करनी है, बाकी आप उसके अलावा लिखना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बुक्स कब तक डिलीवर होंगी वो देखते हैं, बुक्स आपके पास क्यों नहीं पहुंची है, वो टेक्निकल चीजें हैं। एक ना नंबर आप नोट करके रखेंगे अपने पास, ठीक है। जो भी टेक्निकल समस्या है ना तो मुझे मत बोलना, इनको बोलना, ठीक है। तो ये इसी काम के लिए है। 9810012674 यहां पर कॉल कर देंगे, व्हाट्सएप नहीं, कॉल करेंगे। बस आपको 100% 100% रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। आप मिस्ड कॉल भी दे देंगे तो भी रिप्लाई मिलेगा। इसका मतलब आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कर दे या मिस्ड कॉल। हाँ, मंडे टू सैटरडे, और मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट करते हैं हम लोग? 10 बजे, 9 बजे ना, 10 बजे। तो 10 AM से 6 PM हमारी टीम आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले, ओके।
तो आप सिर्फ इसी नंबर पे या तो कॉल कर दो या मिस्ड कॉल दे दो, आप हमारी टीम आपको पक्का पक्का कॉल करेगी। कोई भी किताबें नहीं मिली, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कोई और इश्यूज हैं अदर देन क्वेरीज, आप सब यहां पर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे को बात करनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, कॉल करेंगे तो ठीक ठीक लगेगा, ठीक है। मतलब अगर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर कॉल करेंगे तो ठीक ठीक लगेगा। समझ में आ रही है इशारों इशारों में मैं क्या कह रहा हूं, कि कॉल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कई बार इनकन्वीनियंस होती है, कई बार हम कहां बैठे हैं क्या है, तो इसका मतलब आप मुझे मैसेज करेंगे। ऊपर वाला मेरा नंबर है, ठीक है। दिस इज माई नंबर एंड दिस इज सपोर्ट नंबर, ठीक है। तो आप अपने पास यहां से सपोर्ट भी ले सकते हैं। AAJ मैं आपको आज बोल देता हूं, तो बच्चे का नाम है आज। उन्होंने कहा क्या हैंडराइटिंग मैटर करती है? बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन आप चिंता मत करो, अकाउंट्स में मैटर ज्यादा नहीं करती, ऑडिट लॉ में मैटर करती है। मतलब वहां के टीचर्स आपको कहेंगे बेटा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एवरी डे आफ्टर क्लासेस रिवीजन डू वी रिक्वायर टू यू ICI मॉड्यूल्स? कुछ नहीं करना है ICI के मॉड्यूल्स का, आपने कुछ भी नहीं करना। उन मॉड्यूल्स में अगर कोई भी चेंज आएगा या कोई भी पॉइंट आएगा तो PDF उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, द PDF विल बी एडेड टू द LMS, हम उसके साथ में उसकी एडिशनल डिस्कशन साथ में कर लेंगे, बट अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना है। आप पढ़ के देखना, आपको बहुत लगेगा नॉर्मल, पैसा कुछ है ही नहीं, मुश्किल काम ही नहीं अकाउंट्स के अंदर, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है आपने। तो मुझे फटाफट से बताइए क्या मैं अपने पास अब किताबें भी दिखा दी और मुझे क्या क्या बातें आपको बतानी थी, मैं एक बार देख लूं कि मैंने आपको क्या क्या बताना था। मैंने बताने थे आपको कि हाँ, आपके पास टॉपिक्स का ऑर्डर जो होगा वो थोड़ा शुरुआत में आप मुश्किल और फिर बाद में आसान होता जाएगा। फिर मैंने किताबों को बता दिया, 3 किताबें हैं, टोटल सेशन बता दिए, टेस्ट बता दिए, क्वेरीज का नंबर दे दिया। जो चैट के लिए ग्रुप है, टेलीग्राम का जो चैट ग्रुप है, वो LMS से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसी के अंदर बार कोड है, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। पिछली बार तक हम कुछ व्हाट्सएप का बनाते थे, लेकिन व्हाट्सएप में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ नॉनसेंस पता नहीं कैसे ऐड हो जाते थे उसके अंदर अदर देन स्टूडेंट्स, और वो कुछ गड़बड़ चीजें पोस्ट करते थे। तो मुझे लगता है दैट इज सम इश्यू इन व्हाट्सएप। तो इस बार हम व्हाट्सएप के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप हम पिछले साल तक करते थे, पिछले बैच तक करते थे, बट व्हाट्सएप में क्या हो रहा है कि उसमें कुछ बाहर के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो उसके अंदर नॉनसेंस चीजें डाल देते हैं। तो हमको 2-4 बार दिक्कत आई है ये, तो इसलिए हमने कहा इसको हम चेंज कर देते हैं। LMS तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो बोर्ड आप अपने पास यूज कर सकते हैं। अरे आप मेरे से डाउट के लिए मैंने ये नंबर दे दिया, बेटा आप मुझे व्हाट्सएप ही करेंगे, ठीक है। तो आपने डाउट्स आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और आपने अपने दोस्तों से बातें करनी है तो टेलीग्राम पर बातें कर लेना, ठीक है। मतलब आपके लिए बनाया वो ग्रुप कि आप अपने दोस्तों से बातें करते रहो। पार्थ कह रहे हैं सर आपके इंस्टीट्यूट की पासिंग परसेंटेज कितनी है? पार्थ, कोई पासिंग परसेंटेज हम डाटा ही नहीं रखते, ठीक है। हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उस तरह के डेटा का, और ना बच्चा हमें आकर बताता है कि मैं पेपर कब दूंगा, कैसे दूंगा, दूंगा भी कि नहीं दूंगा, रिजल्ट क्या आया, कुछ नहीं बताते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही झूठ बोलता रहूं कि नहीं नहीं हमारा इतने 60% है, 80% है, 90% है, वी डोंट हैव एनी डाउट विद डेटा फॉर दैट, ओके। बस आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, हम कर पा रहे हैं तो एग्जाम में भी कर पाएंगे। यही हमारा एक डेटा है, ठीक है। इसके अलावा सैंपल पेपर्स ऑलरेडी हमारी किताब में प्रिंटेड हैं, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यूट्यूब चैनल का भी लिंक हमारे पास उसमें अवेलेबल है, आप उसको अपने पास वहां से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे तो यूट्यूब चैनल से भी आपको ये हो जाएगा कि कोई वीडियोस वगैरह है तो हाँ देख सकते हो जाकर के, ठीक है। एक रफ आइडिया, प्रैक्टिस रजिस्टर में कितने मिनिमम पेज होने चाहिए? उधर पहली बात तो ये एक रजिस्टर लगेगा ही नहीं, 3-4 लगेंगे, ठीक है। तो आप 320 पेजेस के रजिस्टर वाले यूज करना शुरू कर दो, 2-3 लग जाएंगे वो भी, ठीक है, 2 या 3 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पर्श कह रहा है क्या हमें अपना रजिस्टर नहीं बनाना? 3 या 4? अच्छा, अभी तक मैं ना प्यार से बातें कर रहा हूं आपसे। कई बार क्या होता है मैं डांट के साथ, गालियों के साथ ही बात करूंगा, ठीक है ना। जब ऐसी क्वेरी आती है सर हमने अपना रजिस्टर नहीं बनाना, तुम हिंदी फिल्म देखने आए हो यहाँ पे, जो कह रहे हो यहां बैठ के देखेंगे, तुम रजिस्टर में लिखोगे सब कुछ, सारे सवाल तुम करोगे मेरे साथ, नालायक। चलिए
मैं बड़ा प्रयास किया कि आपको ना डांटूं, फिर भी बताओ, डांट खा ही ली इन्होंने। हाँ बिल्कुल हर्ष, रैंक का टारगेट करना, मेहनत करना, पहले ये समझ लेना रैंक के लिए क्या जरूरी है। आपने कहा है कि हम रैंक करना चाहते हैं, जिसने लाना है रैंक, रूल नंबर 1, पहले बनाओ डमी मार्कशीट्स कि भाई कितने नंबर पे कौन सा रैंक आ रहा है। तो आपको कौन सा रैंक लाना है, आपको किस रेंज का रैंक लाना है, उसकी एक डमी एस्टिमेटेड मार्कशीट बनाओ कि मैं अकाउंट्स में कितने नंबर लाऊं तो मेरा रैंक आ सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप अगर मान लीजिए 90 प्लस मार्क्स लाते हैं अकाउंट्स में, तो आप टॉप 10 रैंक्स में आ सकते हैं। और अगर आप 80 टू 90 वाले हैं तो आप रैंक होल्डर बन सकते हैं। उससे नीचे वाला अगर काम है तो थोड़ा सा चिंताजनक बात है। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब अकाउंट्स में अगर आप डमी मार्कशीट बनाओगे ना, तो अकाउंट्स में आपको रेंज देनी है 90 प्लस मार्क्स की। और 90 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे? रूल नंबर 1, स्टडी कॉन्सेप्चुअली, एंड रूल नंबर 2, डू प्रैक्टिस। इनमें से अगर एक भी चीज खराब हो गई, आपने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा, तो पेपर में यहां पर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो हो गया काम खराब। और अगर मान लीजिए आपने उसके अंदर कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं की तो बात मुश्किल हो जाएगी। ओके नूपुर बेटा, फोन नंबर दे दिया, और बताओ, मैं बाहर फोन से तो निकल नहीं पाऊंगा ना, मतलब यही है कि डाउट कैसे होंगे, मतलब मैं फोन में से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा फोन पे। ओके हाँ निश्चय, मैंने बताया क्लास हमारी ऑल्टरनेट रहेगी कुछ दिनों तक, यानी मार्च के महीने में, फिर उसके बाद डेली हो जाएगी। हाँ वरुण, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, अब ये बातें हम आपके साथ एलएमएस पर मंडे को एक बार दिखा देंगे कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। हमारे साथ हमारे मित्र नेकपाल, वो भी नेकपाल इधर आओ जरा, आपको नेकपाल से मिलवा दे। नेकपाल कैमरे के पीछे, थोड़ा कैमरा ऊंचा तो कर लो। तो हमारे जो नेकपाल हैं, तो ये हमारी मदद में, कॉन्सेप्ट्स में बड़ी सारी मदद करेंगे, ठीक है। अक्सर हम इनको बुला करके इस बातें समझाएंगे, ठीक है। तो नेकपाल नमस्ते करो, ठीक है। नहीं कैमरा इधर नहीं, इधर इधर नमस्ते करो, ठीक है। और इतनी तो सर्दी भी नहीं जितना तुमने जैकेट पहन रखी है, मैंने एसी चला रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे नेकपाल जी। तो मैं जब बात कर रहा होता हूं तो नेकपाल से बात कर रहा होता हूं, ठीक है। नेकपाल को बुलाता हूं, इधर आओ नेकपाल, जाओ ये करो, तो नेकपाल जी है हमारे साथ, ये कैमरा चला रहे हैं। आओ, अब बारी आ गई सर, हम पढ़ेंगे क्या, हमारा टॉपिक क्या होगा। तो देखो, पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, उस चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। चैप्टर का क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जो कि किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आधारित है। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी फॉर द टाइम बिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब किसी चीज का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो एक गीता बना रखी है, ठीक है। उस गीता को बेसिकली हमने नाम क्या दे दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम दे दिया। आप उसको जय करना चाहते हैं क्या? सारे बच्चे बताओ, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जय करना चाहते हो? उद्धव कह रहा हाँ। तो सारे के सारे बच्चे ये लो, जय करो इसको, सारे के सारे बच्चे जय करो, ठीक है। ये है सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये है वो ज्ञान की बातें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे करके होते हैं। अच्छा, एक चीज और छुपानी पड़ेगी कि आपको ये भी चीज दिखाई पड़ रही थी। वैसे मैंने आपके साथ यहां पर ना इंड एएस की टेक्स्ट दिखाया है, ठीक है। मेरे पास एएस की प्रिंटेड बुक नहीं थी, वो सब सॉफ्ट कॉपीज में थी, तो मैंने आपको जो टेक्स्ट दिखा दिया, किसका दिखा दिया? इंड एएस का। ऐसे ही एएस का होता है, ये हमारी गीता है। ऐसे ना हर चीज लिखी होती है पैराग्राफ फॉर्म में, दिखाओ जरा। ऐसे पैराग्राफ बना करके ना हर चीज लिखी होती है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, हाँ। तो ऐसे करके ना हर पैराग्राफ बने होते हैं। तो ये जो होते हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, किस पर अप्लाई होते हैं, कौन बनाता है, ये चर्चा भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे, आई मीन टू से कोई 15-20 क्लासेस के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें से एक एएस से हम पहले चर्चा शुरू कर देंगे, ताकि आपको एक दो एएस से आइडिया लग जाए। फिर बताएंगे ये एएस बनाया किसने था। ओके, पहले किताब पढ़ ले, फिर ऑथर की बात करेंगे कि उसने, ऑथर कौन है, कैसा है, ठीक है। तो हम जो पहला स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं उसका नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13।
ओ माय गॉड सर, सुना है बिल्डिंगों में 13 नंबर की लिफ्ट भी नहीं होती, आप 13 नंबर का माला नहीं होता और तुम यहाँ 13 नंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हो। यही तो हमारी क्लास का पहला टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जिसके अंदर हम किसके बारे में बातें करेंगे? इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक मैं आपके साथ कब स्टार्ट करने वाला हूं? मंडे से। आज मैं आपके साथ, क्योंकि एक डेमो सेशन है, तो मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो मैं कोई भी रेंडमली चर्चा करके आपको कोई चीज पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ देखना कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते होंगे, फिर उसी प्रकार से अपने टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हम पढ़ना कब से स्टार्ट करने वाला, हमारा बैच स्टार्टिंग की डेट कौन सी है? वो मंडे ही है। आज हम उसकी सिर्फ एक डेमो क्लासेस है। बच्चे ने कहा अमित पोपली सर की आज क्लास नहीं हुई क्या? हाँ, अमित पोपली सर की आज क्लास नहीं हुई। अमित पोपली सर हमारे लॉ पढ़ाते हैं, उनकी आज डेमो क्लास नहीं हुई है। वो अपनी मेन क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। उनका बैच कब से है? शायद मंडे से है कि ट्यूसडे से है? कल है। अच्छा, अमित पोपली सर का कल डेमो है। ओके, तो अगर आप अमित पोपली सर की लॉ वाली क्लास को भी देखना चाहते हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही आप उनका क्लास का डेमो देख सकते हैं। टाइम क्या है उनका? अभी बता देते हैं टाइम पूछकर कि टाइम क्या है। मौसम कह रहे हैं सुबह 11:30, कल सुबह 11:30, कल सुबह 11:30 है। जो बच्चा पूछ रहा था अमित पोपली सर का डेमो, तो उनका कल सुबह 11:30 बजे लॉ की क्लास का डेमो। आप देखना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी होगा। ठीक है, हाँ निश्चय, ऑफ कोर्स ये क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, और ये रिकॉर्डेड क्लास अगर आप किसी कारणवश कोई अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप वो क्लास बाद में लेटर ऑन देख सकते हैं अपने एलएमएस पर जाकर। मैं आपको एलएमएस का टूर करा दूंगा मंडे को, तो उसमें दिखा दूंगा कैसे होता है। ओके, एक बच्चे ने पूछा है कि आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ाओगे या कैसे पढ़ाओगे? देखो, व्हाइट बोर्ड से पढ़ाएंगे। मैं कभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, कभी आईपैड पे पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं अभी व्हाइट बोर्ड को, और व्हाइट बोर्ड को नहीं, आईपैड पे मैं सीख रहा हूं। तो इसका मतलब ये कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं अपने टॉपिक के हिसाब से मैं कभी इस पर होऊंगा, कभी उस पर होऊंगा। अरे मेरे बच्चे, नुपुर कह रहे हैं डाउट कैसे पूछें, डाउट कैसे पूछें। तुम ये लिख रहे हो बार बार डाउट कैसे पूछें, ये भी तो डाउट है तुम्हारा, नालायक। क्यों तुम डांट खाने की बात करते? तुम कह रहे हो ना डाउट कैसे पूछे, और मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, तो तुम डाउट की जगह अपनी क्वेरी भेजो तो उसका आंसर दूंगा। डाउट कैसे पूछे? क्या मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊं? नालायक नुपुर, पहले प्यार से 2 बार बताया कि क्या मतलब है डाउट कैसे। डाउट है जैसे तुम लिख रहे हो, ये भी तो तुम्हारा डाउट है, डाउट कैसे पूछे यहां लिखो। और फिर तुमको लगता है क्लास के अलावा डाउट कैसे पूछे, तो नंबर दे दिया आपको। और क्या बताओ, नालायक। मैं थोड़ा देसी टाइप टीचर हूं, मैं डांटूंगा भी आपको, और चिंता ना करें, डांट खा लेंगे तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। मुझे भी बाद में थोड़ा गलत लगता है कि नहीं डांटना चाहिए, पर लेकिन कई बार कुछ बातें डांट से ही समझ में आती हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ, अब हम थोड़ा डेमो दे दिया, डांट का डेमो दे दिया, अब क्लास का भी डेमो दे दे एक बार ना। जब गली से निकलते हो तो छोटे छोटे बच्चे तुम्हें क्या बुलाते हैं? फटाफट से बताओ भाई, पलक, वरुण, मौसम, नुपुर। जब गली में से निकलते हो तो छोटे छोटे बच्चे तुम्हें क्या बुलाते हैं? वरुण, तुम्हें अंकल अंकल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वहां पे अंकल अंकल, और फिर कोई उन्हें बताता है अरे अंकल सीए कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें कैसा लगता है उस समय? तुम्हें अच्छा लगता है? तुम कह अरे यार क्या बात है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अपना धाक जम रही है। उनमें से एक बच्चे ने कभी तुमसे पूछ लिया कि अंकल अंकल एसेट का मतलब क्या होता है, क्या जवाब दोगे? फटाफट से बताओ। एसेट्स, तुम्हारा दोस्त एसेट्स। अनिरुद्ध कह रहा है मैं बताऊंगा ही नहीं, उसने मेरे को अंकल बोला है, मैं बताऊंगा ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, आर्य भी कह रहा है मेरे को कोई अंकल अंकल ऐसे नहीं बुला सकता। चलो ठीक है, भैया भैया, ओके भैया भैया, ये एसेट क्या होता है? क्या करोगे? उसे कान पे चांटा लगाना, कहना क्या मतलब है, एसेट क्या होता है? काम की बात कर, पूछ विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई कि नहीं बनाई, क्या पूछ रहे? एसेट क्या होता है बताइए जरा मुझे, मैं आपके जवाबों की इंतजार कर रहा हूं। फटाफट से बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? एसेट के साथ आपका बड़ा नाता रहा है, फाउंडेशन में आप एसेट के बारे में आए हैं। उद्धव ने कहा सर जिससे हमको बेनिफिट मिलता है। वेरी गुड उद्धव,
पलक ने भी कहा जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। हरमनजीत ने कहा एसेट वो है जो हमारी संपत्ति है। आर्य ने कहा एसेट वो है जिससे हमको इनवर्ड कैश फ्लो मिलेगा और हमारी वेल्थ जनरेट होगी। और हर्ष ने कहा एक ऐसा रिसोर्स है जो कि संचालित है बाय द एंटरप्राइज। पार्थ थोड़ा सोचने का इमोजी भेज रहे हैं, कह रहा थोड़ा सोच रहे हैं। मौसम ने कहा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये देखो मौसम आए हैं नालायक, डेफिनेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये कोई डेफिनेशन हुई भला? ये तो तुमने बता दिया कि रट्टा ठीक से लगा हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं। नुपुर ने कहा विच इज हेल्पफुल इन रनिंग बिजनेस। एक बच्चे ने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वंशिका ने कहा थिंग्स विच वी ओन। आरोही ने कहा एसेट हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। आरोही, मेरे घर के सामने मेट्रो चलती है, मेरा बेनिफिट है कि नहीं है? फटाफट से बताओ, जल्दी से। आरोही फटाफट से टाइप करना है, ठीक है? जो आपने लिखा कि जिससे फ्यूचर में फायदा होता है, मेरे घर के सामने मेट्रो चल रही है, मुझे फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे घर के आगे से मेट्रो चलती है और हरमनजीत उससे मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, मेरे मकान की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि वेल्थ जनरेशन हो रही है। फटाफट से बताओ, वो जो दिल्ली की मेट्रो मेरे घर के आगे से निकल रही है, क्या मेरा एसेट है कि नहीं है? मेरे को फायदा तो हो रहा है उससे, तो आपकी परिभाषा के हिसाब से तो मेरा एसेट है वो। आर्य कह रहे हैं हाँ वो एसेट तो है, तो इसका मतलब वो मेरा एसेट है, तो दिल्ली मेट्रो मेरी बैलेंस शीट में आएगी। क्या आप ठीक जवाब दे रहे हैं? दिल्ली मेट्रो मेरी बैलेंस शीट में आएगी? कैसे आ सकती है? तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है एग्जैक्टली एसेट का मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर ये एसेट का मतलब जान लिया तो क्या आने वाली क्लासेस के अंदर कभी भी मैं कोई एसेट बोलूंगा जो तुम्हें लगता होगा नहीं है, या मैं तुमको लगता होगा हो और मैं बोलूंगा नहीं है, क्या इसी डेफिनेशन के हिसाब से चेक करेंगे? हाँ, तो इसका मतलब आपको लॉजिकली पढ़ना है कि एसेट का मतलब क्या है। अगर आज हमने जान लिया तो आगे विवाद खत्म हो जाएंगे। मौसम ने कहा एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल and that you can own and that you control. Okay, आर्य कह रहे it leads to capital appreciation of your property around any metro. Valuable resource which is owned by individual. Assets में ओनर का इन्वेस्टमेंट भी होना जरूरी है। ओके, आओ हम एसेट की डेफिनेशन पर आते हैं। आई होप आप लोगों ने ये नंबर लिख लिए हैं, तो अब इन नंबर मेरे ख्याल से तो लिख लिए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। Assets. Number one is a resource controlled by enterprise having future economic benefits that will flow to entity. अभी मेरी हैंडराइटिंग आपको हो सकता है समझ ना आए, लेकिन चिंता की बात नहीं, आपको 3-4 क्लास बाद मेरी हैंडराइटिंग समझ में आएगी। ठीक है, पहले हो सकता है समझ ना आए, 3-4 क्लास बाद आएगी। क्या कारण है? 3-4 क्लास बाद मैं सुधर जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुधरूंगा। 3-4 दिनों बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 3-4 दिन तक की दिक्कत है। हाँ, पलक कह रहा है मैं हैंडराइटिंग की ही बात करने वाली थी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं पलक, मैंने एक्नॉलेज ही कर लिया। ठीक है, क्या मैंने ये लिखा एसेट मस्ट बी ओन्ड? फटाफट से बताइए, क्या मैंने ये लिखा कि एसेट मस्ट बी ओन्ड? मैंने तो ये लिखा ही नहीं। इसका मतलब क्या बिना ओनरशिप के भी एसेट्स आपके एसेट हो सकते हैं? फटाफट से बताओ। यू डोंट ओन देम, कैन स्टिल दीज बी योर एसेट्स? द आंसर इज यस। इसका मतलब अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि मैं आपसे कह रहा हूं एसेट वो है जो 3 कंडीशन पूरी कर दे, यानी ये तीनों पूरी होनी चाहिए, ये भी और ये भी, कोई एक नहीं, तीनों पूरी होनी चाहिए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रेकोगनीशन का मतलब होता है बुक्स में आना। बुक्स में आना मतलब जर्नल एंट्री में आना, लेजर में आना, बैलेंस शीट में आना, इसको हम क्या बोलते हैं?
recognition। तो recognition का मतलब क्या होता है? बुक्स में आना। बुक्स में आने के लिए उसे एक चौथी कंडीशन भी करनी पड़ती है, कॉस्ट। द एसेट मस्ट हैव, एसेट कॉस्ट कैन बी measured reliably। मुझे फटाफट से बताइए, पहले तो मुझे ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछे ये एसेट है कि नहीं, तो मुझे फटाफट से बताओ, आप 4 बातें बताओगे कि 3 बातें बताओगे? अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा ये एसेट है कि नहीं, तो आप कितने टेस्ट करोगे? आप 3 टेस्ट करोगे, 1, 2 एंड 3। और अगर मान लो किसी ने कहा ये एसेट बुक्स में आ सकता है कि नहीं, तो आप कितने पॉइंट चेक करोगे? ऑफ कोर्स एसेट तो होगा ही होगा, ये भी कंडीशन साथ में चेक करोगे। मुझे बताओ, गुडविल क्या एसेट है? मुझे पहले इसका जवाब दो। आपने अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, पार्टनरशिप में, इसके अलावा हो सकता है 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, एटलीस्ट फाउंडेशन में तो सब पढ़कर आए हैं। मुझे बताओ, क्या गुडविल इज एसेट्स? छोड़ो डेफिनेशन को, भाई लेते थे एसेट्स के अंदर तो आप ले लेते थे, तो गुडविल इज एसेट्स। क्या गुडविल बैलेंस शीट के अंदर हमेशा आती थी, या कई बार टीचर कहते थे कि नहीं नहीं सेल्फ जनरेटेड है तो गुडविल बुक्स में नहीं आ सकती? लव ने कहा ओनली परचेज गुडविल आएगी, सेल्फ जनरेटेड नहीं आएगी। तो ये बताओ, ये तो रट्टा हो गया ना कि सेल्फ जनरेटेड नहीं आएगी और परचेज आएगी। अगर इसी का कॉन्सेप्ट बताऊं तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर गुडविल की कॉस्ट निकाली जा सकती है तो बैलेंस शीट में आएगी। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्या उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो? सेल्फ जनरेटेड गुडविल खुद बनाई है, सुबह सुबह दफ्तर में आकर के जल्दी बैठते थे, अच्छे से काम करते थे, डॉक्टर साहब अच्छे से मरीज का इलाज करते थे, उनकी छवि बन गई, उनकी गुडविल बन गई। क्या आप कॉस्ट बता सकते हो? सुबह जो रोज जाना जल्दी आते थे, घर से पैदल भाग भाग के आते थे, सारे पेशेंट्स को ठीक से हैंडल करते थे, क्या उसकी कॉस्ट बता सकते हो? रिलायबली, तुक्का नहीं। क्या वर्ड रिलायबली का क्या मतलब है कि सर मैं ऐसे ही बोल दूंगा 10 लाख रुपए? नहीं, तुक्का नहीं चाहिए। रिलायबली क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो गुडविल एसेट तो है, लेकिन किताबों में नहीं आती अगर आप उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने गुडविल खरीदी हुई है तो क्या तुम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो? फटाफट से बताओ। अगर तुमने किसी को पैसे देकर गुडविल खरीदी है तो क्या तुम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो? द आंसर इज यस। जिसकी कॉस्ट निकाल सकते हो, क्या वो बैलेंस शीट में भी आ सकता है? द आंसर इज यस, वो बैलेंस शीट में भी आ सकता है। मुझे फटाफट से ये बताओ, अब पहली 3 कंडीशंस कौन कौन सी है? जो ये पहली 3 कंडीशंस है। रिसोर्स का क्या मतलब होता है? फटाफट से बताओ। मैंने कहा एसेट एक रिसोर्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? असल में मैंने आपके साथ क्या है ना, ये आपका एक बेसिक सा पॉइंट उठा लिया। क्या ये मेरे कोर्स का पार्ट है? फटाफट से बताओ, क्या ये मेरे कोर्स का पार्ट है? द आंसर इज नो। एसेट हमारे कोई कोर्स की चर्चा नहीं है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए कि कॉन्सेप्चुअली कैसे पढ़ा जाता है और क्या होता है ये। ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ एसेट का क्या मतलब है? एसेट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहें तो संसाधन। सर ये तो बड़ा मुश्किल शब्द है, मैं भी वही सोच रहा हूं लिखें कैसे। शायद मैंने ठीक लिखा है, संसाधन। ओके सर, रिसोर्स भी समझ नहीं आया और संसाधन भी समझ में नहीं आया, ये तो दोनों पर्यायवाची निकल आए। अच्छा, सरल भाषा में कोई आइटम है, कुछ है। रिसोर्स मतलब कुछ है। क्या तुम लोगों ने भी कभी खाली कमरे में भूत प्रेत ढूंढने का प्रयास किया है? पर्दे के पीछे कुछ है। इसका मतलब ये कि जब तुम कहते हो कुछ है तो वो है रिसोर्स। क्या रिसोर्स टेंजिबल ही होते हैं कि इनटेंजिबल भी हो सकते हैं? फटाफट से बताओ। क्या ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं? हाँ। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं?
आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ भूत प्रेत अभी एग्जिस्ट करते हैं? आर्य कह रहे नहीं नहीं है, बेकार की बात है ये, ऐसे कहा हम सीए की क्लास में आए हैं, क्या बकवास शुरू कर दी तुमने, होते हैं कि नहीं होते? मैं वैसे बात कर रहा हूं, अगर भूत प्रेत होंगे भी तो इनटेंजिबल ही होंगे, बोलो ना हाँ। वो टेंजिबल तो हो नहीं सकते ना, वो क्या होंगे? अगर होंगे तो इनटेंजिबल ही होंगे, ठीक है? तो वो भी संसाधन है, यानी कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो एसेट कुछ संसाधन है जो हो सकता है टेंजिबल है। टेंजिबल क्या होता है? जिसको तुम टच कर सकते हो। ओ, टेंजिबल क्या होता है? जिसको तुम टच कर सकते हो, जिसको तुम टच कर सकते हो, वो सब टेंजिबल है। कोई एग्जाम्पल दे दो, कोई ऐसा संसाधन, कोई ऐसी आइटम जिसको तुम टच कर सकते हो, फटाफट से बताओ। आरएनए का टेबल, कार, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, लैंड, स्टॉक, डेटा, डेटा नहीं बोलना चाहिए, इक्विपमेंट। बात समझ में आ गई? तो कोई एग्जाम्पल एक आधा लिखना है तो लिख दो, कार। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तो क्या कार एक संसाधन है, एक रिसोर्स है? फटाफट से बताओ। कार एक रिसोर्स है, ओके। हालांकि इतने से एसेट बनेगा नहीं। क्या कार को एसेट बनने के लिए ये दो बातें और पूरी करनी पड़ेंगी? फटाफट से बताओ। ये दो बातें और पूरी करनी पड़ेंगी। वो कार मेरे पास एसेट कब क्वालिफाई करेगी? अगर वो कार किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? फटाफट से बताओ। वो हमारी एंटिटी हम हैं। अगर वो कार मेरे द्वारा कंट्रोल्ड है तो ही मेरी सेकंड कंडीशन होगी। अच्छा, आप में से बताइए, आप में से आपके मोहल्ले में ऐसे स्कूटर देखे हैं या ऐसे कार देखी हैं जो खड़ी हैं और खड़ी हैं और खड़ी हैं और खड़ी हैं और मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी हुए चले जा रही हैं, ना कोई उठाता है ना कोई चलाता है, फिर भी वो किसी के कंट्रोल में तो है। पड़ोसी ने रखी हुई है कार, या पड़ोसी ने रखा हुआ है कोई रखा, कोई स्कूटर रखा है, कोई कार रखी हुई है, वो खड़ी है, यूज कुछ नहीं है उसका। कंट्रोल किसके पास है? फटाफट से बताओ, कंट्रोल किसके पास है? कार एक टेंजिबल एसेट है, तो इसका मतलब वो टेंजिबल रिसोर्स है। क्या कंट्रोल पड़ोसी के पास है उसका? हाँ। अच्छा, अभी कंट्रोल को भी मैं और समझाऊंगा क्या है। अभी टेम्पररीली कंट्रोल मतलब आपने कह दिया हर्ष ओनर, हालांकि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अच्छा, मुझे बताओ, क्या पड़ोसी को उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं? हाँ, उसको इमोशनल बेनिफिट हो रहे होंगे। ये कार मैंने तब ली थी जब मेरी शादी हुई थी, या दहेज की मिली थी। भाई साहब, क्या ये इकोनॉमिक बेनिफिट है कि पत्नी की डर के मारे रखी हुई है? इनकी बात मत करना कि नहीं नहीं अगर वो ये हटा देगा तो पत्नी उसे तलाक दे देगी, उसकी बात मत करना। इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक का मतलब होता है जिससे आपके पास रुपया आता है या कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। तो मुझे बताओ, क्या कार को, पुरानी खटारा कार को घर के आगे रखा हुआ है क्योंकि हमारी पुरानी कार है, हमारी मनपसंद है वो, तो मुझे बताइए क्या वो एसेट की डेफिनेशन पार करेगी? फटाफट से बताओ। वो कार एक टेंजिबल है, वो पड़ोसी ने कंट्रोल भी कर रखी है, पर पड़ोसी को कोई फायदा नहीं है उससे। क्या वो कार उसका एसेट है? फटाफट से बताओ। द आंसर इज नो, वो उसका एसेट नहीं है। तो मुझे फटाफट से बताओ। अच्छा, अगर मान लो मैं कहूं उसको उसका फायदा भी है क्योंकि वो चलाता है, रोज ऑफिस जाता है, इससे कुछ अर्न करता है, उस कार से ऑफिस जाता है तो अर्निंग होती है। अगर मैं ये भी कह दूं कि वो अर्न करता है, सब कुछ है, तो मुझे ये बताओ, क्या तीन कंडीशन पूरी हो गई? पड़ोसी के पास कार है, उसके कंट्रोल में है, और वो उसको चला करके कुछ अर्न भी कर रहा है। चलाकर अर्न करने का मतलब डायरेक्टली अर्न नहीं करना, वो रोज ऑफिस जाता है और तभी तो अर्न कर पाता है। ऑफिस में सैलरी क्यों मिलती है? बिकॉज वो कार पे जाता है, तो उसका पार्ट माना गया। मुझे ये बताओ, वो कार उसे दहेज के अंदर फ्री में मिली थी, क्या वो उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है? दिस इज माई क्वेश्चन। कार उसका एसेट है, लेकिन उसे वो कार फ्री में मिली थी, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, दहेज में उसे मिली थी। क्या वो अपनी बैलेंस शीट में कार को रिकॉर्ड कर सकता है? द आंसर इज नो। सर लेकिन सर कार तो ट्रू वैल्यू पे कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए। भाई साहब, ये आपकी डेफिनेशन है।
क्या आपको चॉइस दी गई है कि नहीं नहीं ये बदल के तुम अपने जीवन में कुछ नया करो, तुम बोलो मैं अपनी डेफिनेशन लाऊंगा? क्या तुम्हारे में इतनी ताकत है कि तुम बोलो नहीं नहीं मैं अपनी डेफिनेशन लाऊंगा? अरे नहीं, कार की बिना कॉस्ट के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कॉस्ट जिसकी होगी वही किताबों में आएगी। तो मैं आपको ये उदाहरण क्या दिया कि दहेज में मिली हुई कार क्या एसेट है? फटाफट से बताओ, दहेज में मिली हुई कार क्या एसेट है? एसेट है, पर बैलेंस शीट में नहीं आ सकती। बात समझ में आती है? अच्छा, इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस आएंगी, इसकी कुछ एक्सेप्शंस आएंगी। जैसे जब आप AS 26 पढ़ोगे 26, तो वहां एक्सेप्शन आएगी कि भारत सरकार ने आपको फ्री में लाइसेंस दे दिया जियो का टेलीफोन चलाने का। मान लो, सारे बच्चे बताना, भारत सरकार ने आपको, आपका है मुकेश अंबानी, आपको जियो का क्या नाम है फोन चलाने का, वो क्या बोलते हैं उसको जिससे वो आता है स्पेक्ट्रम, आपको उन्होंने लाइसेंस दे दिया कि तुम अपना मोबाइल सर्विसेज चालू कर सकते हो, और फ्री में लाइसेंस दे दिया। तो मुझे फटाफट से बताओ, नंबर 1, क्या वो लाइसेंस टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? जिसको टच नहीं कर सकते वो इनटेंजिबल है। फटाफट से बताओ, वो लाइसेंस क्या टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? सारे बच्चे बताओ। सब बच्चों ने कहा इनटेंजिबल। वैसे मैं आपको टच करके दिखा देता हूं। लाइसेंस क्या है? कागज पे लिखी हुई चंद बातें पढ़ रहा हूं मैं, जरा आप देखना। भारत सरकार की चिट्ठी है, मेरा नाम मुकेश क्या नाम है अंबानी है। चिट्ठी आई है भारत सरकार से, प्रिय मुकेश अंबानी जी, हम भारत सरकार के यहां से चिट्ठी भेज रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने ये खुशी जाहिर की है कि आप जियो की सर्विसेज चालू करना चाहते हो और आपने अरुणाचल प्रदेश के लिए लाइसेंस मांगा है। भारत सरकार बड़ी हर्ष से ये मान लेती है कि आपको हम लाइसेंस दे देते हैं ताकि आप लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अपनी सर्विसेज निकाल सको। धन्यवाद आपका प्रिय नरेंद्र मोदी। फटाफट से मुझे बताइए, क्या मैं लाइसेंस को टच कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? सारे बच्चे बताओ, क्या मैं लाइसेंस को टच कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? सारे बच्चे बताएंगे। कृष्णा कह रहे हैं कर सकते हैं, हरमन भी कह रहे हैं कर सकते हैं। द आंसर इज नो। मैं लाइसेंस को टच कर रहा हूं या कागज को? कागज उसका स्टोर करने का तरीका है। ओ माय गॉड, लाइसेंस जो है वो अधिकार है, वो ये नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या पकड़ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? भाई आपको अधिकार मिला हुआ है, ये कागज मेरे से गुम हो गया तो अधिकार क्या खत्म हो गया? फटाफट से बताओ। मैं कहूंगा अरे वो कागज फट गया, मोदी साहब जरा एक काम करना, मोदी जी वो चिट्ठी की एक कॉपी भेज देना, वो पता नहीं बच्चा खेल रहा था जहाज बना के उड़ा दिया वहां, वही वो क्या अनंत अंबानी ने जहाज बना के नीचे वो वन तारा में भेज दिया और वो तो नीचे उड़ के चला गया है, जरा वो नीचे कौन जाए, चिट्ठी और भेज दो। हाँ भेज रहे, ओके टुक। सारे बच्चे बताओ, कागज अगर अधिकार होता तो वो चिट्ठी बेकार हो जाती। फटाफट से बताओ। तो इसका मतलब आपको ध्यान से देखना है, इनटेंजिबल का भी कई बार स्टोर करने का डिवाइस होता है। सारे बच्चे बताओ, इनटेंजिबल किस में स्टोर किया हुआ था? लेकिन धोखे से बचें, कई बच्चों को लगता है ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल नहीं है। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अधिकार जो है वो आपके पास पकड़ में नहीं आ रहा है, अधिकार पकड़ में नहीं आ रहा। मैंने नेकपाल से 1 लाख रुपए लेने हैं। नेकपाल इधर आ जाओ। मैंने नेकपाल से 1 लाख रुपए लेने हैं। सारे बच्चे ध्यान रखना, कितने पैसे लेने हैं नेकपाल से? मैंने 1 लाख रुपए मैंने नेकपाल से लेने हैं। नेकपाल तुमसे 1 लाख लेने हैं। हाँ, ये मैंने टच किया। एक फिल्म आई थी ना वेलकम, टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो क्या बोलता है? ये मैंने टच किया, ये मैंने टच किया। तो सारे बच्चे बताओ, मैं अपने 1 लाख रुपए के अधिकार को टच कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? सारे बच्चे बताओ, मैं अपने अधिकार को टच कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? बल्कि मैंने तो अधिकार को पकड़ ही लिया। मैं कहा तेरे को आज मैं घर ना जाने दूंगा। क्या नेकपाल के 1 लाख रुपए जो मैंने लेने हैं, इसका मतलब नेकपाल मेरा हो गया क्या? धन्यवाद। क्या नेकपाल मेरा हो गया क्या? क्या नेकपाल को उठा करके मैं बंद कर लूं कमरे के अंदर कि नेकपाल? भाई नेकपाल से क्या है आपका? 1 लाख रुपए लेने का अधिकार।
अधिकार की कोई अपने पास टेंजिबिलिटी है? फटाफट से बताओ, अधिकार की कोई टेंजिबिलिटी है? द आंसर इज नो। बाद में आप पढ़ेंगे हमारे साथ कि ये भी आगे दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में आ जाएगा डेटर, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएंगे? लाइसेंस। सरल भाषा में मुझे ये बताओ, रिसोर्स का मीनिंग समझ में कुछ कुछ आ रहा है? अभी सिर्फ पहली बात ही पकड़ रखी है मैंने, रिसोर्स रिसोर्स और रिसोर्स। मुझे फटाफट से बताओ, रिसोर्स कुछ ऐसी आइटम है जो टेंजिबल भी हो सकती है, जो इनटेंजिबल भी हो सकती है, और इनटेंजिबल कहीं स्टोर भी हो सकता है जिससे देखकर लगेगा ये टेंजिबल है, हालांकि वो इनटेंजिबल होगा। ओके, मुझे फटाफट से बताओ, दूसरी बात मैंने आपके साथ क्या करी? मैंने कहा वो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए, हमारे द्वारा वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। अब सवाल उठता है, कंट्रोल्ड का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्ड? आप बताओ, कंट्रोल का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है। कंट्रोल से क्या मतलब है? पलक ने कहा जिसको हम ओन करते हैं उसे हम कंट्रोल करते हैं। गलत जवाब। ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं है कंट्रोल के साथ। बिना ओनरशिप के भी बात बन सकती है। यू आर नॉट द ओनर, स्टिल यू कैन हैव कंट्रोल। घोसला का घोसला फिल्म देखी थी? घोसला का घोसला, हाँ, किसी ने घोसला का घोसला फिल्म देखी थी कि नहीं देखी थी? वो हो सकता है पुरानी फिल्म है, आपने शायद ना भी देखी हो, आप में से कई बच्चों को हाँ नहीं देखी, हरमन ने भी नहीं देखी, चलो फिर उसका एग्जाम्पल ही बेकार है। मैंने कहा ना, घोसला घोसला हमारे जैसे थोड़े बुजुर्गों के लेवल की फिल्म हो गई है, ठीक है। कंट्रोल का मीनिंग, अच्छा पलक कह रहे हैं नाम ही पहली बार सुना, तो वैसे बड़ी कॉमेडी फिल्म है घोसला का घोसला, ठीक है, देखना उसके अंदर। तो उसमें है क्या, अनुपम खेर, हमें थोड़ी सी स्टोरी मुझे बतानी पड़ेगी। अनुपम खेर एक प्लॉट खरीदता है, ओन करता है, और उस पर कोई माफिया कब्जा कर लेता है। फटाफट से बताइए, ओनर कौन है? ओनर है अनुपम खेर, और कब्जा कौन कर लेता है? वो कब्जा, वो उस फिल्म में जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में प्रिंसिपल था, उसका क्या नाम है? बोमन ईरानी। बोमन ईरानी उस फिल्म के अंदर माफिया का रोल अदा कर रहा है। वो क्या करता है, वो उस प्लॉट पे कब्जा कर लेता है। सारे बच्चे बताओ, कंट्रोल किसके पास आ गया? फटाफट से बताओ, कंट्रोल किसके पास आ गया? तो कंट्रोल आ गया बोमन ईरानी के पास। मुझे फटाफट से बताओ, क्या अनुपम खेर के पास कंट्रोल नहीं है? ओनरशिप है, ऐसी की तैसी करा गई ओनरशिप। ये रही ओनरशिप, ओनरशिप की ऐसी की तैसी, नहीं चाहिए ओनरशिप। कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल किसके पास है? वो किसी और के पास है। क्या अनुपम खेर का वो एसेट है? क्या अनुपम खेर का वो एसेट है? द आंसर इज नो। अमृतसर ने कहा कंट्रोल मींस किसी चीज को रेगुलेट करना। बहुत अच्छा सवाल का जवाब भेजा। अब मैं आपको कंट्रोल को बताता हूं कि कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं। कंट्रोल को बोलते हैं पावर टू रिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब ना क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है ये कोई ऑफिशियल टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको कोई ना तो लिखने के लिए कह रहा हूं और ना आपको लिखने की कोई आवश्यकता है अभी, ओके। वरना मैं क्या करता, अगर ये मेरे टॉपिक का पार्ट होता, वैसे ही टॉपिक हल्का सा कहीं जिक्र होगा, मैं कई जगह एसेट की बातें करूंगा, तो मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको। लेकिन स्टिल हमारी क्लास में अभी मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं, देयरफॉर अभी आपको कुछ नहीं करना है। पावर टू रिस्ट्रिक्ट यूज बाय अदर्स, क्या मतलब हुआ इसका? फटाफट से बताओ। पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट यूज बाय अदर्स। सड़क पर आपका कंट्रोल है क्या? फटाफट से बताओ। सड़क पर आपका कंट्रोल है? नहीं है। लेकिन अगर एक सड़क पर आप चुंगी लगाकर खड़े हो जाएं, और चुंगी मतलब बैरियर लगाकर खड़े हो जाएं कि हम निकलने ना देंगे, तुम हमारी सड़क पर कैसे आ गए, पैसे दोगे तो ही निकलने देंगे, तो क्या कंट्रोल आ गया? फटाफट से बताओ। तो सड़क किसी की संपत्ति, निजी संपत्ति थोड़ी ना है।
फिर भी किसी ना किसी के पास उसका कंट्रोल आ गया। जिसके पास कंट्रोल आ गया, क्या उसका एसेट हो जाएगा? फटाफट से बताओ। जिसके पास उसका कंट्रोल आ गया, उसका वो एसेट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? मुझे फटाफट से बताओ। मेरे पास फोन है, सारे बच्चे बताओ, अगर मान लो ये मेरे पास है, तो मेरे पास पावर टू रिस्ट्रिक्ट यूज बाय अदर्स है। कोई और आदमी मेरे को अगर कहे फोन का इस्तेमाल करना है, तो क्या मेरी अनुमति के साथ ही वो कर सकता है? मैं बोलूंगा हाँ कॉल करनी है, ये लो ना कॉल करो। मतलब मैं चाहूं तो उसे रिस्ट्रिक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं आप मेरा फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरा फोन वापस कर दो। तो मतलब कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। तो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? क्या कंट्रोल का मतलब मालिकाना हक हुआ? द आंसर इज नो। कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? कंट्रोल का मतलब हुआ पावर टू रिस्ट्रिक्ट यूज बाय अदर्स। क्या आपके माता पिता आपका फोन कंट्रोल कर पा रहे हैं? मैंने इतना सेंसिटिव सवाल पूछ लिया। क्या आपके माता पिता आपका फोन का कंट्रोल कंट्रोल उनके पास है कि तुम्हारे पास है? नहीं, उनके पलक। तुम मेरी क्लास में झूठ बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो हमारे मम्मी पापा के पास हमारे फोन का कंट्रोल है। बेचारे अब पास में ही बैठे होंगे तो उन्हें खुद ही लगेगा कि बच्चा झूठ बोले चले जा रहा है। वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, बेटा रीले मत देख, थोड़ा पढ़ ले बेटा, रीले मत देख, बहुत सुबह से रीले देखे जा रहे। तुमको कोई फर्क पड़ता है क्या? तुमको कोई, तुम रीले, बल्कि तुमने तो कहा इतनी रीलें देख लिया बनाऊंगा भी। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? वरुण, लेकिन मेरी क्लास में सारे साधु हैं, सारे के सारे कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे केस में तो मेरे मम्मी पापा के पास कंट्रोल है, हरमन को भी यही, वरुण भी ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, कि आपके पास कंट्रोल नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कंट्रोल है तो इन दैट केस ये आपका एसेट है। बात समझ में आती है? अच्छा, आपके जो फोन है वो आपके पापा ने खरीद के आपको दिया था, किसका एसेट है? फटाफट से बताओ। पापा ने खरीदा, आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पापा का एसेट है? तो पापा के पास कंट्रोल नहीं है। पापा के पास कंट्रोल नहीं है, उनका एसेट नहीं है। अच्छा, उनकी जेब से जो पैसे लग गए वो उसे एसेट दिखाएंगे कि खर्चा? अगर उनका एसेट नहीं है तो बताओ डेबिट बैलेंस कहां जाएगा? बैंक में क्रेडिट हुआ, एसेट नहीं है तो डेबिट में कहां जाएगा? खर्चा। तो आपके पापा ने जब एंट्री डाली होगी आपको फोन दिलाने की, तो क्या एंट्री डाली होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक? तो उन्होंने एंट्री डाली होगी एक्सपेंस या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, आपके पास फोन का कंट्रोल तो है, उसका इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। क्या आपके पास कॉस्ट है उसकी? अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्या आपके पास फोन है, ये आपका एसेट है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, क्या फोन आपका एसेट है? तो फोन कोई रिसोर्स है जो आपके द्वारा कंट्रोल्ड है, आपको उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं, आप उस फोन से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां इंस्टाग्राम से कुछ अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब से कोई कमाई कर रहे हैं। क्या आपका एसेट है? फटाफट से बताओ। आपका एसेट है, पर पापा ने दिलाया था, तो क्या कॉस्ट है उसकी? कॉस्ट नहीं है। तो आपके केस में बड़ी विचित्र बात हो गई। फोन इज योर एसेट बट यू कैन नॉट recognize it. When I say you cannot recognize it, what does it mean? मीन्स आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते थे। मैं बाद में बीच में भूल गया था, जो लाइसेंस वाला एग्जांपल ले रहा था। हमारे पास इंडियस हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्सेप्शन आएगी कि अगर भारत सरकार से आपको फ्री में कुछ मिलता है, पापा से नहीं भारत सरकार से मिलता है, तो आप उसे 1 रुपए का दिखा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब क्या इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं? मतलब यह कि फ्री में भी है तो आप 1 रुपए का दिखा सकते हो, ऐसे कुछ एएस बोलेंगे। तो जब बोलेंगे तो ध्यान रखना वो एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन नहीं पढ़ा रहा। मैंने कहा भाई साहब डेफिनेशन की बात करो, तो यह डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। मेरे को रास्ते में फोन गिरा हुआ मिला, क्या मैं उसे अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर सकता हूं? मेरे कंट्रोल में है, मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगा, इकोनॉमिक बेनिफिट। वो एक रिसोर्स भी है, सारे बच्चे बताओ, वो रिसोर्स भी है, मैं कंट्रोल भी कर रहा हूं, मुझे उसका फायदा भी होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं है। देयरफॉर मेरे पास वो एसेट तो है,
लेकिन वो हमारे पास बुक्स में नहीं आ सकता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये एसेट है कि नहीं, तो आप कितनी बातें चेक करोगे? क्वेश्चन आता है क्या ये एसेट है कि नहीं, तो कितनी बातें चेक करोगे? 3। और वो पूछता है कैन वी रिकॉग्नाइज द एसेट, तो कितनी बातें चेक करोगे? वो कहता है कैन वी रिकॉग्नाइज, तो कितनी बातें चेक करोगे? 4 बातें चेक करोगे। यहां तक समझ में आती है बात? सर ये वाली लाइन बताओ, हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का क्या मतलब है? फ्यूचर का क्या मतलब है? कुछ समझाने की आवश्यकता है। फ्यूचर का क्या मतलब है? फ्यूचर का मतलब है भविष्य। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? जिससे हमें क्या होना चाहिए? फायदा, रुपयों में। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कोई और बेनिफिट है, जैसे मैंने कहा पुरानी खटारा कार इसलिए रखी हुई है ताकि पत्नी से झगड़ा ना हो, तो मुझे फटाफट से बताओ क्या ये इकोनॉमिक बेनिफिट है? क्या ये इकोनॉमिक बेनिफिट है? द आंसर इज नो। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है हमको मॉनेटरी गेन होना चाहिए, रुपए का बेनिफिट होना चाहिए। रुपए के बेनिफिट 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो हम उससे अर्न कर रहे हैं या उससे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ में आ गया? इकोनॉमिक वर्ड का क्या मतलब है? आर्थिक, फाइनेंशियल। बेनिफिट का मतलब क्या है? जो या तो आपको रुपया दिलाए या आपका रुपया जाने से रोके। तो मैंने कहा एसेट की डेफिनेशन में 1, 2 और 3 है, और फिर उसके बाद अगर उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो ये है। क्या ये डेफिनेशन खून में नहीं चली गई? प्रॉफिट से बताओ। मतलब अब आपको गली का बच्चा कभी कहे भैया भैया ये एसेट क्या होता है, तो उसका कान पकड़ना और कहना बैठ तेरे को बताता हूं एसेट क्या होता है। बोले ये रिसोर्स है जो कि कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है, जिसके ऊपर आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, और अगर तुम इसे किताबों में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या उसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी समझा पाओगे? अगर कोई चीज तुम्हारे खून में चली गई तो क्या तुम्हें चार्ट चाहिए? उसके चार्ट चाहिए होते हैं रटने के लिए, इसके लिए नहीं। समझोगे तो तुम्हें लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं है। क्या एमसीक्यू के जमाने में चार्ट की कोई वैल्यू रह जाती है? जब इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछ रहा है तो एमसीक्यू में तो वर्ड एंड और से भी बदल जाता है। इसका मतलब चार्टों के झमेले में मत पड़ जाना कि चार्ट बना के सेव कर लेते हैं। लॉजिक सिर्फ और सिर्फ एक काम बचाएगा, और वो क्या है? लॉजिक। आपका धर्म क्या है? ये मत बोलना हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये मत बोलना। ये धर्म नेताओं के हैं। धर्म का मतलब कुछ और होता है। धर्म का मतलब है जो काम तुम्हें करना चाहिए। इट्स नॉट कि हिंदू को क्या करना चाहिए, मुस्लिम को क्या करना चाहिए। द क्वेश्चन इज धर्म का क्या मतलब है? धर्म एक डिक्शनरी वर्ड है भाई। धर्म का मतलब है व्हाट एक्शन यू शुड टेक। तो मैं बोल रहा हूं आपका धर्म है लॉजिक के साथ पढ़ना। ये आपका आज से धर्म है ना। आपको कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इसके चक्कर में नहीं बोल रहा। आपका धर्म यह है, आपको पढ़ना है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका रैंक 100% है। ठीक है? हाँ, नुपुर स्टडी तो है, लेकिन क्या होता है हम गलत ढंग से पढ़ते हैं तो एफर्ट तो लग रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ नुपुर, बस को अगर आगे सरकाना है और वो खराब हो गई है तो धक्का पीछे से लगाना चाहिए कि साइड से लगाना चाहिए? कहां से पुश ज्यादा मिलेगा? अगर बस खराब हो गई तो पीछे से धक्का देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, साइड से धक्का देंगे तो मेहनत वाला काम है। बात समझ में आती है? इसका मतलब यू नीड टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड कि आज की डेट में जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, आपको लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस के साथ ही आपका इलाज है, बाकी शॉर्टकट से कुछ ना होगा। बात समझ में आती है? तो आप लोगों ने आज हमारा एक छोटा सा डेमो देख लिया। अब मुझे बताओ डेमो में मैं पास हूं कि फेल हूं? वैसे मेरे पास जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं ये सब वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी फीस भी दे रखी है। इसका मतलब आप सबने ट्रस्ट किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने बिना डेमो के ही आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करिए तभी तो मैं आपसे चैट कर पा रहा हूं।
तो इसका मतलब ये कि आपके इस ट्रस्ट के लिए बिल्कुल धन्यवाद। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंडामेंटली पढ़ेंगे, कहीं पर भी नहीं। अब मैं थोड़ा उम्र में ज्यादा हूं तो आपको डांटता रहूंगा बीच बीच में, क्या आपको डांट खाने में दिक्कत तो नहीं? डांटूंगा सिर्फ इस तरह से कि अरे भाई थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, इतनी बात होगी, तुम सोचोगे नहीं। मैं बार बार बोलूंगा फ्रिज में से दिमाग बाहर निकाल के लाओ, वहां रखा हुआ फ्रिज के अंदर, तो तुम्हारे को तब ध्यान आएगा, तुम तब ध्यान करोगे। ठीक है? आर्य, मैंने आपको आपका पास होने का, रैंक होने का मंत्र दे दिया है। दो चीजें बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिस। इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हो गई ना तो दिक्कत है। बस ये तुम्हारा मंत्र है, कोई भारी भरकम मंत्र नहीं चाहिए कि 2 घंटे मंत्र ही चलता रहे। शॉर्ट में तुमने कॉन्सेप्चुअली चीज को समझना है, शॉर्टकट नहीं लगाना, और पूरी प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारे को कोई अकाउंट्स में तो माइका लाल नहीं है जो तुम्हारे 90 नंबर रोक दे इन दो बातों से। और अगर मान लो ये भी हम शॉर्ट कर देते हैं और करते हैं, जानते हो क्या होगा? अब आपके साथ भी सुन लो। जिस दिन क्लास मिस हो गई, मेरे को अब दो बातें आपसे प्रॉमिस चाहिए। जिस दिन क्लास मिस हो गई, बच्चा अगली क्लास में नहीं आता, वो कहता है मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट डे तक अपना काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं काम कर पाता है? क्योंकि और भी क्लासेस होती हैं। वो छुट्टी तो हो गई, किस दिन शादी पे जाना था, कुछ घर में काम था, परिवार के साथ काम था, छुट्टी तो हो गई, लेकिन फिर वो ट्रेन में से उतर जाता है। एक बार आप ट्रेन से उतर जाएंगे तो क्या सेल्फ स्टडी में थोड़ा शेड्यूल बनाने में दिक्कत आ जाती है? फटाफट से बताओ। तो आपने इस बात का प्रॉमिस करना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पूरी लाइफ में ही डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि छुट्टी मत करना। मैंने कहा परिवार में कोई शादी है, परिवार में कुछ काम है तो छुट्टी तो हो जाएगी, बट यू हैव टू प्लान रैशनली और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। वचन दो मुझको कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि रोज क्लास करनी है, ठीक है, कभी मिस हो गई, बीमार है, कुछ और समस्या आ गई, कोई बात नहीं, पर आप ऐसा नहीं कि एक बार क्लास छूटी तो दोबारा आई नहीं। आपको यह ध्यान रखना है, रोज जाना, 2 बजे 2:30 बजे जो भी हमारी क्लास का टाइम होगा, आप उस समय जरूर वहां पर आए, क्लास जरूर करें। पहला रूल आपका ये है। और दूसरा रूल क्या है? मतलब मैं आपको ये बताऊं ना, ये जीवन की वो समस्याएं हैं जो केवल पढ़ाई में नहीं है, हर जगह हैं। लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है, ये बहुत सारी समस्या है। और दूसरी समस्या भी जो बता रहा हूं बड़ी कॉमन सी है। हम अक्सर, मैं आपसे बोलूंगा बेटा टॉपिक खत्म हो गया, टेस्ट दे दो, ठीक है, बोलूंगा मैं आपको, आप में भावना पूरी होगी टेस्ट देने की। अभी अभी मैं पूछूं ना कि आप टेस्ट दोगे, सारे के सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, कोई एक बच्चा भी नहीं बोलेगा टेस्ट नहीं देंगे। इसका मतलब भावना में कोई दिक्कत है क्या? भावना में कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट पक्का देंगे, ये भावना है। फिर देते क्यों नहीं? क्योंकि हम ना एक परफेक्ट टाइम या परफेक्ट सिचुएशन में जाने की बात करते हैं। हम बोलते हैं टेस्ट देने से पहले मैं पहले जरा रिवाइज कर लूं ना, फिर टेस्ट देंगे। रिवाइज कर नहीं रहे। रिवाइज क्यों नहीं कर रहे? पहले जरा होमवर्क हो जाए ना, फिर मैं रिवाइज करके टेस्ट दूंगा। उतने में एक और टॉपिक हो गया, अरे भाई उसका भी काम करना है, पिछले वाले का भी है। ये प्रॉब्लम है। हम हमेशा एक परफेक्शन को ढूंढते रहते हैं। मैं कहता हूं टॉपिक खत्म हुआ, हाथ के हाथ टेस्ट दो, हाथ के हाथ टेस्ट दो, अपने डिसिप्लिन में इनकॉर्पोरेट कर दो। कभी मत सोचो कि मैं रेडी हो जाऊंगा तो काम करूंगा। भाई रेडी हमारे देश में कई बार नहीं भी होते हैं तो भी काम करने पड़ते हैं। तो आप इसकी इंतजार मत करना कि आई विल स्टार्ट व्हेन इट्स रेडी। ऑलवेज स्टार्ट इमीडिएटली। कभी भी मान लो कुछ टॉपिक छूट गए तो यह मत कहना पहले वो होंगे तो मैं अगला समझूंगा। जहां से आंख खुल जाए वहीं से पढ़ना शुरू, बाद वाले को बाद में देखना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुमने ये 2 मूल मंत्र रख लिए ना तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। अकाउंट्स एक बहुत ही सिंपल पेपर है और मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने नंबर लाओगे।
अच्छे से नंबर लाओगे और हम आपको अब सोमवार को मिलेंगे। कल आप पोपली सर का डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो 11:30 बजे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, उनका डेमो क्लास देखना, वो भी कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप उसके अनुसार लॉ को भी पढ़िएगा एंड अकॉर्डिंगली फिर हम अपने पास आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे। मंडे को आपको मिलेंगे 3 बजे के समय पर। बाय बाय।